फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। आज हम बनाने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 हम बना चुके हैं। हमने 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को दोनों पार्ट में डिस्कस किया था। अब जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आपका हो गया मटेरियलिटी प्रिंसिपल, जैसे आपका हो गया फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, और हो गया आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इन तीनों कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और सारे कॉन्सेप्ट जो अपन ने पहले भी पढ़े और आज भी हम पढ़ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग अजम्पशन आप इसको बोल सकते हो, वो है 11th फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। इससे पहले जो अपन ने 10 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो आप पुराने वीडियोस में देख सकते हो और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो 11th नंबर है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझना है तो इसका मतलब ये है कि जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है? जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जो इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए, जो अपने यूजर्स डिस्कस किए थे। अब यूजर्स का चाहो तो वीडियो भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं और वो यूजर्स का क्या पर्पज होता है। तो यूजर्स के लिए जो भी सिग्निफिकेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको आपको हाइड नहीं करना है। तो यहां पर आ गया, एक तो कोई एरर नहीं होनी चाहिए, नो एरर्स। अगर आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आप कोई एरर्स नहीं करो। अब जैसे कोई एरर अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में है तो यूजर्स के डिसीजन चेंज हो जाएंगे, उन्हें आपके अकाउंट समझ में नहीं आएगी, वो कुछ और समझेंगे, आप कुछ और समझाना चाहते हो, तो कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है नो बायस। देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, बैलेंस शीट बना ली, P&L बना लिया, वो हो गया। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि हम फुट नोट्स बनाते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। यानी बैलेंस शीट, P&L ये सब बनने के बाद हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। क्लास 12th में इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ते। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर वो सारी डिटेल्स होती है जो हमारी अकाउंट्स में कवर नहीं हुई। जैसे आपने क्या एस्टिमेशंस लिए थे, आपने क्या प्रोविजंस बनाए, आपने ये सारी कैलकुलेशन कैसे करी, आपने कैसे बताया कि भाई जो असेट है उसकी लाइफ 20 ईयर्स चलेगी, आपने कैसे, और बहुत सारी चीजें होती है जैसे जिनको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अगर आपने सुना है तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक अकर नहीं हुई है लेकिन आपको लग रहा है कि वो लाइबिलिटी आ सकती है, वो क्लेम आपके ऊपर आ सकता है। तो वो सारी चीजें हम फुट नोट्स में लेते हैं। तो फुट नोट्स में जब आप चीजें लेते हैं तो वहां कोई डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं होते, वहां एज अ पैराग्राफ या पॉइंट्स में लिखा जाता है कि हाँ, कंपनी पे ये केस चल रहा है, कंपनी में ये क्लेम है, कंपनी की ये लाइबिलिटी आने वाली है। तो ये सब चीजें फुट नोट्स में कवर होती है। तो फुट नोट्स में जब ये चीजें कवर होती है तो वहां पर हमारे पास कोई डेबिट क्रेडिट का तो रूल है नहीं, तो वहां चांसेस है कि वो बायस आ सकता है। कि हो सकता है कि फुट नोट्स को हम इस तरह से बताएं कि हमें कंपनी को ज्यादा क्या कहते हैं, कंपनी को नुकसान नहीं दिखे, कंपनी की इमेज बहुत अच्छी लगे, तो वो बायस वहां पर फुट नोट्स में दिखा सकते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो वो आपको नहीं करना है, फेयर इमेज रखनी है आपको। क्या करना? फुल डिस्क्लोजर। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो आपको फुट नोट्स में दिखाना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि उसको हाइड कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज करती है और बाद में वो फेल हो जाती है जब लोगों को पता चलता है। तो आप यूजर्स से और इन्वेस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा अपोजिट होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो चीजें मटेरियल है, जो चीजें मटेरियल है उनको आपको अकाउंट्स में लेना है, और जो चीजें इमटेरियल है उनको अकाउंट्स में इग्नोर करना, मतलब उनका प्रेजेंटेशन वैसा नहीं करना है जैसा चीजें मटेरियल होती है। तो यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर के अंदर हम ये कह रहे थे कि सब कुछ डिस्क्लोज करना है, कुछ भी हाइड नहीं करना है, बायस नहीं होनी चाहिए, कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मटेरियल है उसको मटेरियल की तरह डिस्क्लोज करना है और बाकी जो इमटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट चीजें, उन्हें उस तरह से डिस्क्लोज नहीं करना है। इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंट्स के अंदर हमें कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी चीज मटेरियल नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया, एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि रिपेयर ऑफ 2,50,000 रुपीज। अब आपने रिपेयर करवाया,
अब आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है तो ऑफकोर्स आपके किसी बिल्डिंग में, फर्नीचर में कुछ रिपेयर की जरूरत थी तो आपने रिपेयर करवाया। अब रिपेयर करवाया, मान लो ये रिपेयर करने वाला है अलग अलग दो बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी। बिजनेस ए जिसने रिपेयर करवाया 2,40,000 का, सॉरी 2,50,000 का, तो उसका टर्नओवर जो है वो है 5 lakhs पर एनम, 5 lakhs रुपीज पर एनम। और दूसरा जो बिजनेस है जिसने ये रिपेयर करवाया टर्नओवर, तो उसका टर्नओवर हम ले लेते हैं 50 CR पर एनम। चलिए, अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि जिसका टर्नओवर 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, उसके लिए 2.5 लाख रुपए रिपेयर पे खर्च करना बहुत बड़ी बात है। अगर वो 2.5 लाख रुपए रिपेयर पे खर्च कर रहा है तो इसका मतलब वो 2.5 लाख क्या कंसिडर करेंगे हम इसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जो आपके डेली के छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो बड़े खर्चे हैं जैसे बिल्डिंग लगाना, बिल्डिंग बनाना, फर्नीचर वगैरह, ये सब बिजनेस में आप ला रहे हो तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा बिजनेस है। अगर छोटा बिजनेस है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है, 2.5 लाख रुपए रिपेयर पे खर्च करना, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो बिल्डिंग के कॉस्ट में प्लस होना चाहिए, ये एक मटेरियल हो गया। लेकिन अगर किसी का टर्नओवर 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ है, तो वो 2.5 लाख रुपए अगर रिपेयर पे खर्च कर ले तो ये तो उसके लिए रोज की बात है, ये तो उसके लिए एक छोटी मोटी बात हो गई। 2.5 लाख रुपए अगर वो अपनी बिल्डिंग और फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड कर ले तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई मटेरियल खर्चा उसके लिए नहीं होगा। यानी बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी चीज मटेरियल नहीं है। जिस बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ है तो वहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे। अब उन्हें क्या फर्क पड़ेगा कि आप 2.5 लाख रुपए उस बिल्डिंग के कॉस्ट में आपने प्लस किया या फिर सिर्फ एक खर्चा आपने P&L बताया, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो तो करोड़ों में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे कोई इन्वेस्टर है वो कहेगा नहीं नहीं, तुमने 2.5 लाख रुपए खर्च किए, इसको आप एक्सपेंस नहीं बता सकते, इसको बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ो, क्योंकि ये हमारी असेट का पार्ट बनेगा, क्योंकि हम इन्वेस्टर है और हम इस पे क्या कहते हैं, बिजनेस पे पूरा राइट्स रखते हैं, तो ये असेट का पार्ट बनना चाहिए, ये कैपिटल होगा, इसके लिए ये रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी चीज मटेरियल नहीं है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इस सीरीज का लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 13। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपने अक्रूअल कॉन्सेप्ट देखा, यानी अपने फर्स्ट वीडियो जब बनाया था पार्ट 1, उस पर अपन ने डिस्कस किया था कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, तो उसमें अक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट एक्सपेंस के बारे में बात करता है कि जब एक्सपेंस को आप तब भी रिकॉर्ड करोगे जब वो इनकर हो जाए, यानी आपके ऊपर उसका एक बर्डन आ जाए। चाहे आप पेमेंट 2 महीने बाद करो, पेमेंट चाहे आप एडवांस करो, लेकिन जिस महीने का खर्चा है, जिस टाइम का खर्चा है, जिस ईयर का खर्चा है, उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करना है। तो उसी तरह से रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी है कि रेवेन्यू यानी आपकी जो इनकम है, इनकम को हम कब रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, मतलब ट्रांजैक्शन हो चुका है, वो ट्रांजैक्शन का बर्डन यानी ट्रांजैक्शन की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ गई, एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड, यानी अब आपके पास वो अधिकार है, अब आपके पास ये राइट है कि आप पैसा ले सकते हो सामने वाले से, आपने उसका काम कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो प्रोडक्ट सेल हो चुका है, सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, अब पैसा आप लेने का हक आपके पास है। हो सकता है पैसा आपके पास एडवांस आ चुका हो सकता है पैसा आपके पास 6 महीने बाद, 1 साल बाद आए। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आपके पास ये ऑब्लिगेशन आ जाती है, ऑब्लिगेशन एस्टेब्लिश हो जाती है कि सामने वाला पे करेगा और आप लोगे, तब ही आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। इसका एक एग्जांपल है पेमेंट रिसीव्ड इन फरवरी 2025 फॉर मई 2025। देखो फरवरी में आपको कोई पेमेंट मिला, यानी हो सकता है आपने जैसे मान लो आपका कोई बिजनेस है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप उनका काम करते हो, प्रोजेक्ट लेते हो, तो फेब में आपको पेमेंट मिल गया था, लेकिन वो काम जो आपने करके कंप्लीट करके दिया है वो मई में दिया है। तो आपकी इनकम कौन से साल की हुई, क्योंकि अपना ईयर जो है वो इसके बीच में 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो 31 मार्च को अपना ईयर एंड हो गया, तो वो इनकम कौन से ईयर की हुई, वो पहले वाले ईयर की हुई या वो बाद में जो 25-26 चालू होगा उसकी हुई। तो यहाँ पे आपको देखना है कि रेवेन्यू एक्चुअल किस टाइम की है। पेमेंट मिला फेब में, लेकिन वो काम कब कंप्लीट हुआ है, मई में, यानी वो वर्क जो आपने डिलीवर किया है, जो प्रोडक्ट आपने पोजीशन दिया है,
तो वो डिलीवर हुआ है आपका मई में, तो मई में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी हमारी 2025-26 ईयर में रिकॉर्ड होगी, चाहे पैसा फरवरी में आ गया एक साल पहले। यानी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो 2024-25 में आ चुका है, लेकिन तब हम इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए देखना है कि आपका रेवेन्यू कब स्टेब्लिश हो रही, कब पोजीशन। देखो होता क्या है प्रोडक्ट में नॉर्मली पोजीशन, जैसे कि आपका होलसेल बिजनेस है, आपने बहुत सारा प्रोडक्ट आपने सेल किया, तो बहुत सारा जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो होगा कि आपने आपके गोडाउन में पड़ा है, आपके गोडाउन से दूसरे वाले के गोडाउन में जाएगा, हो सकता है वो किसी दूसरे स्टेट में है, बहुत दूर है, या फिर एक्सपोर्ट भी करना है। लेकिन उस प्रोडक्ट का जो लीगल पोजीशन आपने सामने वाली पार्टी को दे दिया, आपने बोल दिया कि चाहे प्रोडक्ट हमारे पास है, चाहे ट्रांसपोर्ट में है, चाहे आपके पास है, लीगली ये प्रोडक्ट अब आपका हो चुका है, अब आप जानो इसका काम जाना है, उस वक्त आपकी सेल रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। यानी प्रोडक्ट के केस में देखें तो पोजीशन जब आप डिलीवर कर देते हो आपके पास से दूसरे के पास चला जाता है उस प्रोडक्ट का अधिकार, तो वही आपकी सेल रिकॉग्नाइज होगी। अब हो सकता है पैसा पहले ही ले लिया हो, पैसा बाद में ही लिया हो, लेकिन उसी दिन आपको सेल्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिसको अपने 3 पार्ट्स में कवर किया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अकाउंट्स की फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको अकाउंट्स अच्छे से समझ में आएगी और आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी अच्छे से सॉल्व होने लगेंगे। क्योंकि अगर आपको फाउंडेशन ही नहीं है, आपकी थ्योरी ही क्लियर नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अकाउंट्स की जो फाउंडेशन है, जो रूल्स रेगुलेशन कॉन्सेप्ट है, वो सारे वीडियोस देखना है। अपन अलग अलग पार्ट में ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। आप इसको शेयर करो।